नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरपीएससी राजपथ में। आज हम राजस्थान के भूगोल के ऐसे हिस्से में उतरने वाले हैं जो जितना दिलचस्प है उतना ही महत्वपूर्ण भी। हम बात करेंगे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों की, मतलब वो नदियां जो किसी सागर या महासागर तक नहीं पहुंचती बल्कि जमीन में ही कहीं खो जाती हैं। जी, और ये सिर्फ एक भूगोल का टॉपिक नहीं है। ये नदियां तो राजस्थान के इतिहास, यहाँ की सभ्यताओं और आज की चुनौतियों की पूरी कहानी कहती हैं। सही बात है। राजस्थान की लगभग 60% नदियां इसी श्रेणी में आती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये विषय कितना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन सभी मुख्य नदियों की कहानी को मतलब परत दर परत खोला जाए। हम जानेंगे कि ये कहाँ से निकलती हैं, इनका सफर कैसा होता है और इनसे जुड़े वो कौन से तथ्य हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत उस नदी से करते हैं जो इस श्रेणी में सबसे लंबी और शायद सबसे अनूठी है, घग्गर नदी। घग्गर नदी। इसके बारे में सबसे पहली हैरान करने वाली बात तो यही है कि इसका स्रोत राजस्थान में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो सैकड़ों किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश की बर्फीली पहाड़ियों से आती है। ये यात्रा शुरू कैसे होती है? ये यात्रा शुरू होती है हिमालय की शिवालिक या फिर कह लीजिए कालका की पहाड़ियों से। और ये उद्गम स्थल मतलब परीक्षकों का पसंदीदा रहा है। अभी पीटीआई 2023 की परीक्षा में भी इस पर सवाल बना था। अच्छा। तो वहां से निकलकर ये नदी पंजाब और हरियाणा के मैदानों को पार करती हुई राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है। और राजस्थान में इसका प्रवेश भी एक खास जगह से होता है ना? जी, हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील का तलवाड़ा गांव, और कहते हैं कि यहाँ इसके पानी से तलवाड़ा झील भी बन जाती है। ओहो। जी हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। सामान्य मौसम में तो इसका बहाव हनुमानगढ़ के आसपास ही सिमट जाता है, लेकिन जब मानसून में इसमें बाढ़ आती है तो ये नदी एक अलग ही रूप ले लेती है। मतलब? इसका पानी श्रीगंगानगर और अब जो नया जिला बना है अनूपगढ़, उसको भी पार करते हुए सीमा के उस पार पाकिस्तान तक पहुंच जाता है। एक मिनट, पाकिस्तान तक? मतलब एक नदी जो भारत के 3 राज्यों से बहती है वो सीमा पार करके पाकिस्तान भी पहुंच जाती है? जी हाँ, बिल्कुल। और वहां उसका नाम ही बदल जाता है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। पाकिस्तान के बहावलपुर जिले में इसके बहाव को हकरा के नाम से जाना जाता है और इसका अंतिम बिंदु फोर्ट अब्बास को माना जाता है। ये तथ्य इतना महत्वपूर्ण है कि आरएएस 2007 में भी पूछा गया था। तभी इसे राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं। एकदम सही। और इसके सिर्फ 2 ही नाम नहीं है, मैंने सुना इसके तो कई उपनाम है। हाँ, और हर नाम के पीछे एक वजह है, एक कहानी है। श्रीगंगानगर में इसके चौड़े पाठ को स्थानीय लोग नाली कहते हैं। नाली? जी, नाली। और क्योंकि ये अक्सर अपने बहाव क्षेत्र में ही सूख जाती है, इसलिए इसे मृत नदी या डेड रिवर भी कहा जाता है। इसके अलावा नट नदी, सोतर नदी और लेटी हुई नदी जैसे नाम भी इसी के हैं। इसका एक ऐतिहासिक पहलू भी तो है, वैदिक काल से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। वैदिक काल में इसे दृशद्वती नदी कहा जाता था और माना जाता है कि ये उस महान सरस्वती नदी की सहायक नदी थी, जिसके बारे में हम ग्रंथों में पढ़ते हैं। जी, और इसीलिए इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। इसके तल को, जैसा हमने कहा, नाली या बग्घी भी कहते हैं। इसका एक और नाम है राजस्थान का शोक। शोक क्यों? शोक इसलिए क्योंकि ये जब उफान पर होती है तो बाढ़ लाती है और बाकी समय मैदान में विलुप्त होकर एक खालीपन छोड़ जाती है। और एक और अनूठा तथ्य ये भी है कि ये उत्तर दिशा से प्रवेश करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी है। जी, और ये सवाल भी कृषि पर्यवेक्षक 2024 और एलडीसी 2022 दोनों में आ चुका है। मतलब इसकी हर विशेषता पर सवाल बनता है। और सिर्फ परीक्षा की नहीं, इसने सदियों से शासकों और सभ्यताओं का ध्यान भी खींचा है। हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध भटनेर दुर्ग इसी के किनारे है। और भटनेर दुर्ग तो अपने सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। जी। इसका मतलब ये है कि नदी उस समय सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति या व्यापार मार्ग भी रही होगी। सही कहा आपने। और सिर्फ दुर्ग ही क्यों, कालीबंगा, पीलीबंगा और रंगमहल जैसी विश्व प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यताएं भी तो इसी के आंगन में फली फूली। बिल्कुल, ये सभ्यताएं इस बात का प्रमाण है कि ये नदी कभी जीवनदायिनी सरस्वती का ही रूप थी। और लंबाई की बात करें तो कुल 465 किलोमीटर के साथ ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। घग्गर की 465 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के बाद चलिए अब राजस्थान के भूगोल का दूसरा सिरा पकड़ते हैं। एक तरफ ये विशाल नदी तो दूसरी तरफ एक ऐसी नदी जो मुश्किल से 17 किलोमीटर चलकर अपने ही जिले में खो जाती है। बात करते हैं काकनी नदी की। ये विरोधाभासी राजस्थान के भूगोल को खूबसूरत बनाता है। काकनी नदी, जिसे मसूरदी नदी भी कहते हैं, जैसलमेर के कोटड़ी गांव से निकलती है। ये जेआईएन 2020 का सवाल था। अच्छा। और कुछ ही दूर बहकर ये मीठा खाड़ी नामक जगह पर विलुप्त हो जाती है। सिर्फ 17 से 27 किलोमीटर की लंबाई, ये तो इसे राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी बनाती है। हाँ, लेकिन अपनी इस छोटी सी यात्रा में भी ये कमाल का काम करती है। वो क्या? वो है भुज झील का निर्माण। ये नदी अपने इतने छोटे से प्रवाह में जैसलमेर में मीठे पानी की भुज झील बनाती है। वाह, मतलब एक छोटी सी धारा भी जीवन का स्रोत बन सकती है। जी। इसके स्थानीय नाम काकनेय और मसूरदी भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे आर्थिक अन्वेषक 2018 में। और मैंने पढ़ा है कि मसूरदी गांव के पास गणेश जी का एक प्राचीन मंदिर भी इसी नदी के किनारे है। एकदम सही, जो इसे स्थानीय आस्था से भी जोड़ता है। तो काकनी जैसी छोटी नदी भी एक झील बना सकती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जिन्होंने सिर्फ झीलें नहीं, पूरी की पूरी सभ्यताएं बसाईं। इसी कड़ी में अगली नदी है कांतली, जो कह सकते हैं पूरी तरह से राजस्थान को समर्पित है। पूरी तरह से राजस्थान को समर्पित, ये आपने बहुत अच्छा कहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पूर्ण बहाव की दृष्टि से, मतलब जो नदी सिर्फ राजस्थान में ही शुरू होती है और यहीं खत्म हो जाती है, उस लिहाज से ये आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। अच्छा, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है लगभग 100 किलोमीटर। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है सीकर जिले की खंडेला पहाड़ियों से, और इसके बहाव क्षेत्र को एक विशेष नाम दिया गया है, तोरावाटी। तोरावाटी। और इसी तोरावाटी क्षेत्र में इसके किनारे नीम का थाना में एक ऐसी सभ्यता पनपी जिसे हम गणेश्वर सभ्यता के नाम से जानते हैं। हाँ, और उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। जननी क्यों? इसका एक अद्भुत प्रमाण वहां मिला है। मछली पकड़ने के करीब 400 कांटे। 400 कांटे? जी, 400।
और यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दौर के क्लाइमेट की कहानी बताते हैं। बिल्कुल। सोचिए, आज के सूखे सीकर झुंझुनू इलाके में एक ऐसी नदी बहती थी जिसमें इतनी मछलियां थीं कि एक पूरी सभ्यता का भरण पोषण हो सके। ये दिखाता है कि राजस्थान का भूगोल समय के साथ कितना बदला है। एकदम। और ये नदी झुंझुनू किले के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये उसे लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती हुई आगे बढ़ती है। ओह अच्छा। और झुंझुनू में ही इसके किनारे सुनारी सभ्यता के अवशेष भी मिलते हैं, जहां प्राचीन काल में लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं। और इसका सफर खत्म कहाँ होता है? इसका सफर झुंझुनू के मंडेलाला गांव के पास खत्म होता है, जहां ये रेत की टीलों में विलीन हो जाती है। अब तक हमने उन नदियों की बात की जो रेगिस्तान में या किसी मैदान में विलुप्त हो जाती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जिनका अंतिम पड़ाव राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। चलिए, सांबर झील में मिलने वाली नदियों के तंत्र को समझते हैं। सांबर झील में वैसे तो कई छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन 4 मुख्य हैं: मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। इनमें सबसे प्रमुख है मेंथा नदी, जिसे मेढ़ा भी कहते हैं। इसका रास्ता कहाँ से शुरू होता है? ये जयपुर के शाहपुरा में मनोहरपुर थाने की पहाड़ियों से निकलती है, फिर जयपुर और नागौर में बहने के बाद उत्तर दिशा से सांबर झील में मिल जाती है। और नागौर में इसके किनारे जैन धर्म का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लूणवा भी है। जी हाँ, और अब तो जिलों के पुनर्गठन के बाद इसका भाव क्षेत्र जयपुर और डीडवाना कुचामन जिलों में गिना जाएगा। सही है। अब बात करते हैं रूपनगढ़ नदी की। जी, जो सांभर में दक्षिण से आकर मिलती है। इसका उद्गम अजमेर के कुचिल गांव की नाग पहाड़ियों से होता है। और इस नदी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसके किनारे स्थित निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद। अच्छा, सलेमाबाद। ये दिखाता है कि कैसे हमारी नदियां सिर्फ भौगोलिक धाराएं नहीं, बल्कि आस्था और संस्कृति की धाराएं भी रही हैं। सांबर के खारे पानी से निकलकर अब एक ऐसी नदी की ओर चलते हैं जो फिर से राज्य की सीमा पार करती है, लेकिन इस बार पाकिस्तान नहीं बल्कि हरियाणा की ओर। मेरा इशारा साबी नदी की तरफ है। साबी नदी, जो अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है, इसका उद्गम जयपुर की सेवर पहाड़ियों से होता है, और यह सवाल व्याख्याता अधिकारी 2020 में पूछा गया था। ओके। जयपुर से निकलकर यह अलवर में बहती है और फिर हरियाणा के गुड़गांव में पटौदी के पास नजफगढ़ झील में जाकर मिल जाती है। और ये वो रोचक तथ्य है जो अक्सर परीक्षार्थियों को उलझा देता है। इसी नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता स्थित है, जो कि जोधपुर में है ही नहीं बल्कि जयपुर में है। हाँ, ये नाम का भ्रम वाकई दिलचस्प है। एक और आधुनिक तथ्य ये है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48, जो दिल्ली जयपुर को जोड़ता है, वो काफी हद तक इसके समानांतर चलता है। अलवर की सबसे बड़ी नदी सावी के बाद अब बात करते हैं अलवर की एक और महत्वपूर्ण नदी की, जिसके कई नाम हैं और जिसका भरतपुर के लिए खास महत्व है। रूपारेल नदी। रूपारेल, इसका उद्गम भी बड़ा रोचक है। ये अलवर की थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयनाथ पहाड़ी से? जी, अलवर से बहकर ये भरतपुर में प्रवेश करती है और मैदान में फैल जाती है। स्थानीय रूप से इसे लसवारी और वारा नदी भी कहते हैं। और भरतपुर में तो इस नदी पर कई महत्वपूर्ण निर्माण हुए हैं। बिल्कुल, डीग के प्रसिद्ध जल महल, सीकरी बांध और सबसे महत्वपूर्ण है मोती झील। मोती झील? जी, इसका निर्माण महाराजा सूरजमल जाट ने करवाया था और इसे भरतपुर की जीवन रेखा यानी लाइफलाइन ऑफ भरतपुर कहा जाता है। वाह, ये दिखाता है कि कैसे शासकों ने इन नदियों के पानी को सहेजकर शहरों की प्यास बुझाई और उन्हें सुंदर भी बनाया। इन मुख्य नदियों की इस सफर के बाद अब कुछ छोटी लेकिन महत्वपूर्ण धाराओं पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। जरूर। जैसे एक है काकुंद या कुकुंद नदी। जी। ये भरतपुर की बयाना तहसील से प्रवेश करती है और इसका पानी बरोठा बांध में इकट्ठा होता है। फिर ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी है, जिसका उद्गम हिमाचल के सिरमौर से माना जाता था। एक रोहिली नदी भी है ना? हाँ, रोहिली नदी जैसलमेर से निकलती है। और एक निम्ना नदी का भी जिक्र आता है। हाँ, जिसने कुछ साल पहले काफी तबाही मचाई थी। बिल्कुल, निम्ना नदी बाड़मेर से निकलती है और साल 2006 में बाड़मेर के कवास क्षेत्र में जो भयानक बाढ़ आई थी, उसका कारण यही नदी थी। ओहो। इसके अलावा खारी, खंडेला और तुर्तमती जैसी छोटी नदियां भी हैं, जो जयपुर की अरावली पहाड़ियों से निकलकर सांभर झील में ही मिलती हैं। और अंत में उस नदी की बात करते हैं जो शायद आज के शहरीकरण के दौर में इन सभी नदियों की कहानी का एक प्रतीक बन गई है, द्रव्यवती नदी। द्रव्यवती नदी, जो आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उद्गम जयपुर के नाहरगढ़ पहाड़ियों से होता है। एक समय था जब ये जयपुर शहर के बीच से बहने वाली एक साफ सुथरी नदी थी, लेकिन आज इसे अमानी शाह का नाला के नाम से जाना जाता है। जी, ये नाम का बदलाव ही इसकी पूरी कहानी कह देता है। एक जीती जागती नदी से एक प्रदूषित नाले तक का सफर। हालांकि अब इसके पुनरुद्धार का प्रोजेक्ट चल रहा है। हाँ, लेकिन ये नदी आज भी जयपुर में प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। और इसकी यही वर्तमान दुर्दशा इसे परीक्षाओं के लिए भी प्रासंगिक बनाती है। JN 2020 और राजस्थान पुलिस 2022 दोनों में इस पर सवाल पूछे गए हैं। तो ये था हमारा सफर राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियों के साथ। हमने घग्गर की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से लेकर काकनी के छोटे से प्रवाह तक, गणेश्वर की प्राचीन सभ्यता से लेकर